नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के अंतर्गत संसदीय प्रणाली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जो संसदीय प्रणाली है ये किन किन देशों में अभी लागू है, ये सब हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है कि हमारे संविधान के द्वारा केंद्र में और राज्य में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। क्या होती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ये सेंट्रल में संसदीय व्यवस्था करते हैं और जो आर्टिकल 163 है और 164 है वो राज्यों में संसदीय व्यवस्था करते हैं। जो इस समय गवर्नमेंट्स रन हो रही हैं वो दो सिस्टम पे बेस्ड है। मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। लिखा है ना आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, तो लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, जहाँ पे जो सरकारें हैं वो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। तो उसमें पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब संसदीय सरकार। दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अध्यक्षीय सरकार। तो जो यूएसए है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मुख्य एग्जाम्पल है। अब इसकी मेन खासियत की कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये संसदीय प्रणाली है। तो संसदीय प्रणाली की जो मुख्य खासियत है उसमें ये है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब जो कार्यपालिका होती है, वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। तो विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं, मतलब जो कानून बना रहे हैं। तो कानून तो संसद में बनते हैं और जो विधायिका है उसी से कुछ सदस्य कार्यपालिका में आ जाते हैं। जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी तो मेंबर होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपने कार्यों के लिए लेजिस्लेचर मतलब विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यह संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे और इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड बनेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है संसदीय प्रणाली को कैबिनेट सिस्टम और सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल, इन नामों से भी जाना जाता है। अब कैबिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कैबिनेट फॉर्म करते हैं और जो मुख्य पावर होती है वो कैबिनेट में होती है। और कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट के हेड। इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए कहते हैं कि जो संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो यूके से हुई थी। तो यूके की जो पार्लियामेंट है वो लंदन में जिस जगह पे स्थित है उसको वेस्टमिंस्टर बोलते हैं। तो इसलिए संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। हर एक पॉइंट को क्वेश्चन बनाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जो संसदीय प्रणाली हो किन किन देशों में लागू है। तो ये मैंने 4 नाम लिखे हैं। तो भारत के अलावा ब्रिटेन, जापान और कनाडा इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। सर आयुर जेनिंग्स, इनका नाम काफ़ी फेमस है, मतलब पॉलिटी में इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली कहा था, वो तो मैं बता ही दिया। और किस लिए कहा है? क्योंकि जो सत्ता का केंद्र होता है मतलब सेंटर ऑफ पावर वो कैबिनेट होती है। संसदीय प्रणाली को उत्तरदायी सरकार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कैबिनेट होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है और वो तभी तक सरकार में रहेंगे जब तक उनको विश्वास मत हासिल रहता है संसद में। जैसे ही कॉन्फिडेंस मतलब उनका जो मेजॉरिटी है वो लूज हो जाएगी संसद में, वैसे ही वो अपनी सरकार को खो देंगे। कुछ राजनीतिज्ञ इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो मेन पावर होती है वो कैबिनेट में होती है, लेकिन कैबिनेट में भी मेन पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। अपने यहाँ जो अभी मेन पावर है वो तो मोदी जी हैंडल कर रहे हैं ना, मतलब जो कैबिनेट के डिसीजन होंगे उनमें उनकी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है। तो इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल
गवर्नमेंट भी बोलते हैं। नाम आपको याद रखने हैं, ये नाम है जो अनुच्छेद 74 केंद्र में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद की सलाह जो है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। तो 74 मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, और जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली मुख्य विशेषता दी गई है संसदीय प्रणाली की कि इसमें जिस पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वही सरकार चलाएगा। जैसे अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए अलायंस है उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत उसको प्राप्त नहीं है। अभी शायद प्राप्त हो गया, लेकिन इससे पहले अभी बहुमत प्राप्त नहीं था। तो आपको सरकार चलाने के लिए लोकसभा में बहुमत रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोकसभा के एमपी होते हैं उनका चुनाव अलग होता है, और जो राज्यसभा में होते हैं वो तो स्टेट्स से कोटा निर्धारित है, उस हिसाब से चुन के आते हैं। अगली विशेषता दी गई है यहाँ पे कि जो संसदीय प्रणाली है उसका जो बेसिक सिद्धांत है, मतलब आधारभूत प्रिंसिपल है, वो सामूहिक उत्तरदायित्व है। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि यदि सत्ताधारी दल जो गवर्नमेंट चला रहा है, जो पार्टी, वो यदि लोकसभा में बहुमत खो देगी तो जो पूरी कैबिनेट है वो इस्तीफा देगी। तो इसी को बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी में बोलेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला पॉइंट दिया गया है कि जो मंत्रीगण होते हैं, मतलब मिनिस्टर्स होते हैं, वो विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। वो तो मैंने बात अभी इससे पहले बताई दी। मतलब इसमें एक पॉइंट ये भी दिया गया है नीचे कि आप यदि मंत्री हैं तो आपको संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, और यदि नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो पोस्ट है वो आप खो देंगे। संसदीय प्रणाली में मुख्य नेतृत्व प्रधानमंत्री का होता है, ये मैं बता ही चुका हूँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसा पहले भी हो चुका है इंडिया में कि सरकारें अपना टाइम पीरियड कार्य पूरा करने के पहले ही, मतलब उन्होंने कॉन्फिडेंस, मतलब बहुमत था उनका, लेकिन उन्होंने पहले चुनाव करा लिए। उनको ऐसा लगता है कि इस समय यदि चुनाव हो जाएंगे तो हमारे दोबारा री इलेक्ट होके आने के चांस ज़्यादा हैं, तो ऐसा कर देते हैं। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री यदि बोलेगा कि आप लोकसभा को भंग कीजिए, किससे? राष्ट्रपति जी से, तो उनको ये करना पड़ेगा। टाइम पीरियड लोकसभा का जो है वो वैसे 5 साल होता है उसके गठन से, तो उससे पहले भी ये भंग की जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत की संसदीय प्रणाली हुआ है, ऐसे तो वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पे बेस्ड है, लेकिन इसमें मतलब भारत की संसदीय प्रणाली में कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। 3 यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि भारत में गणतंत्र है जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र है। इसका गणतंत्र का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। यहाँ पे स्टेट शब्द का मतलब राज्य आप ना समझिए, स्टेट का मतलब होता है ओवरऑल कंट्री की बात होती है। यहाँ पे जो स्टेट शब्द संविधान में यूज हुआ है उसका मतलब राज्य नहीं है, उसका मतलब है जो एक यूनिट है। तो इंडिया की बात हो रही है, तो उसका जो हेड है वो यदि लोगों के द्वारा चुना गया है, तो अपने यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होते हैं। वो प्रेसिडेंट किसी परिवार से वंशानुगत पोस्ट तो है नहीं, इसलिए भारत गणतंत्र है। जबकि ब्रिटेन में जो वहाँ की महारानी हेड होती हैं वो एक परिवार से ही चुनी जाती हैं, तो वहाँ पे राजतंत्र है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है, जबकि भारत में जो संसद है वो सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पे जो संविधान है
वो सर्वोच्च है। मतलब ब्रिटेन में जो संसद बोलेगी वही सब कुछ है, वहाँ पे जुडिशरी उस पर कुछ बोल नहीं सकती है कि ये सही है गलत है। जबकि भारत में यदि कोई कानून बना देती है संसद, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेक कर सकता है, और यदि कोई ऐसा कानून जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसको वो निरस्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि जो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है उसको निचला सदन, वहाँ पे उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, अपने यहाँ लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं ना, तो उसका सदस्य होना आवश्यक है। लेकिन जो भारत है वहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा से चुन के आए थे। तो ये हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं संसदीय प्रणाली से। छोटा टॉपिक है और 1 नंबर इससे आपको मिल सकता है आसानी से। कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अनुच्छेद जो 74 है वो मंत्रिमंडल की व्यवस्था करता है, जो 75 है वो प्रधानमंत्री की पोस्ट की व्यवस्था करता है, 76 है वो महान्यायवादी इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी पोस्ट की जो है वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत है। आर्टिकल 78 क्या कहता है कि जो पीएम है वो राष्ट्रपति को समय समय पर सूचना देते रहेंगे। जो 79 है वो संसद का गठन करता है, जो 80 है वो राज्यसभा का गठन करता है, जो 81 है वो लोकसभा का गठन करता है। और इसी तरह जो आर्टिकल 170 है वो राज्यों में विधानसभा का गठन करता है, और जो 171 है वो राज्यसभा का विधान परिषद का गठन करता है। लेकिन नई जो विधान परिषद कहीं पे बननी होती है वो उसके लिए आर्टिकल 169 है। पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव भेजा है कि वहाँ पे विधान परिषद भी होनी चाहिए, तो उसके लिए आर्टिकल 169 है। अनुच्छेद जो 100 है वो स्पीकर द्वारा निर्णायक मत से संबंधित है। मतलब यदि डेडलॉक होगा, वोटिंग होती है किसी बिल पे और बराबर वोट पड़ते हैं पक्ष में और विपक्ष में, तो जो निर्णायक मत है, डिसाइसिव वोट बोलते हैं उसको, वो स्पीकर देगा। 108 जो अनुच्छेद है वो संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था करता है। 108 अनुच्छेद। तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। 112 बजट। तो बजट शब्द यूज नहीं हुआ है हमारे संविधान में, उसको वहाँ पे यूज हुआ एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रों की व्यवस्था करता है। संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन, तीसरा होता है विंटर सेशन। जो बजट सत्र होता है वो सबसे बड़ा होता है। 105 सांसद मतलब जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके विशेषाधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 280 है वो वित्त विधेयक से संबंधित है। जो वहाँ पे धन विधेयक है वो मनी बिल है, और यहाँ पे जो वित्त विधेयक है वो फिनेंस बिल है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं, इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका संसदीय प्रणाली से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से बनेंगे। आप इन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए। किसी पॉइंट पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।